हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी गुरुदेव। और अपना इंट्रोडक्शन दें थोड़ा, तो शुरुआत करते हैं। जी जी, सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं फरय से हूँ। और इस बिजनेस को जब मैंने शुरुआती दौर में किया था स्टार्ट, तो मैं एक फोटोग्राफर था। आज एज ए फुल टाइम मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी तरीके से महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद मिला हुआ है। और बहुत ही दमदार लोग मेरी टीम में हैं, जिसमें से बहुत ही दमदार लोग जैसे कि आपने सुना होगा मिस्टर मनोज कुमार शर्मा जी हैं, एदल जी। आपका आवाज भी बंद हो गया है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दिन तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज का बहुत ही स्पेशल डे मैं मानता हूँ अपने आप में। क्योंकि आज के दिन हम इस ज्ञान रूपी ट्रेनिंग को लेने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग न जाने कहाँ अस्त व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई अगर हॉस्पिटल में है, किसी का अगर रिश्तेदार बीमार है तो वहाँ गया हुआ है। कोई जैसे कि मान लो कहीं यात्रा के दौरान कहीं सफ़र में है। लेकिन हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं, इतने सौभाग्यशाली मानते हैं, मैं मानता हूँ अपने आप को, कि आज इस ज़िंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी की ट्रेनिंग को हम लोग ले रहे हैं। तो सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड महागुरु जी ने लगाई है। और इस स्लाइड को देख के, ये एक बार स्लाइड मेरे सामने मिस्टर विष्णु कुमार जी ने शेयर की थी, और इसी स्लाइड को देखते हुए मैंने इस बिजनेस में फुल टाइम आने का डिसीजन लिया। और वो कुछ इस तरीके से है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। ESB और I। महागुरु जी आवाज आ रही है मेरी? महागुरु जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। नहीं आएगी तो जी मैं जी, बोल दूंगा आपको। ओके सर। ES और BI, यानी कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। एक ES को A क्वाड्रेंट दे देते हैं, और BI को B क्वाड्रेंट दे देते हैं। E4 होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो नौकरी पेशावर लोग होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों ही लोग आते हैं। S4 सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो खुद का धंधा करते हैं, जैसे कि CA, वकील, है ना। और भी दुकानदार जो अपना खुद का धंधा करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और B4 होता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर वो व्यक्ति होता है जिस जो कम से कम नहीं तो 200 से 500 लोगों को महीने पर सैलरी देता है, या उसके साथ में ग्रुप, एक संगठन है कम से कम 200 से 500 लोगों का, वो एक बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आता है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे से पैसा कमाता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है, कि ये जो E और S वाले लोग होते हैं, वो दुनिया में 95% लोग होते हैं। यानी कि इनकी जो संख्या होती है 95% होती है। और B और I कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो केवल 5% होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा भेद होता है। और इस भेद को सुन के मैं आश्चर्यचकित हो गया था, जो कि मेरे को पहले नहीं पता था। मैं इन सारी चीजों से बिल्कुल परे था, मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा भी होता है। क्योंकि मेरे को जब बताया गया कि ई और एस कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और मैंने एक बुक में भी पढ़ा था कि एम्प्लॉय यानी कि जो नौकरी करता है, तो उसमें बताया गया था कि नौकरी तो सिर्फ एक IS की होती है, बाकी तो सिर्फ नौकरियां होती हैं, आप करते रहो। और ES वाले लोग जो होते हैं, वो दुनिया की केवल और केवल 95% मनी पर राज करते हैं। लेकिन सॉरी, E और S वाले लोग जो होते हैं, वो दुनिया की 5% पैसा कमा पाते हैं। लेकिन B और I कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, वो दुनिया की 95% मनी पर राज करते हैं। ऐसा क्यों होता है इनके साथ में? उनके साथ में इसलिए होता है क्योंकि E और S वाले जो लोग होते हैं, वो केवल अपना जो है कि टाइम बेचने के पैसे कमाते हैं। ये अपना टाइम देते हैं कहीं पे और इनको पैसा मिलता है। B और I कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, वो इन लोगों का टाइम खरीदते हैं। यानी कि इनके पास में B कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, इनके पास में ग्रुप होता है, एक सिस्टम होता है, एक टीम होती है।
और ये लोग काम करें तब भी पैसा कमाते हैं और काम नहीं भी करें तब भी पैसा कमाते हैं, क्योंकि इनके पास में एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। और अगर ईएस वाले लोगों की अगर मैं बात कर लूं तो ये टाइम के बहुत बड़े गरीब होते हैं, इनके पास में समय नाम की चीज होती नहीं है। और अगर मैं सम्मान की बात करूं तो सम्मान होता है, एक दायरे में होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे एक बिजनेस ओनर के साथ में लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं, उसके ऑटोग्राफ लेना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके साथ में। और एक बहुत ही मतलब है कि हर समय समय की बहुत बड़े गरीब होते हैं ये लोग। थैंक यू मागुरु जी। जी हाँ, परंपरागत व्यवसाय ये वो व्यवसाय है जिसपे समाज भरोसा करता है, यानी कि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने, इन सारे लोगों ने, जितने भी अब तक की पीढ़ी आई थी जो, क्योंकि उनके जमाने में बहुत बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत अच्छे बेस्ट एजुकेशन नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही किया परंपरागत, यानी कि जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड था उसी में उन्होंने अपने आप को झोंका और अपने आप में झोंक के इतना कुछ किया। लेकिन अभी क्या है, बहुत अच्छे ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट हो गए हैं, बिजनेस यानी कि पैसे कमाने के जरियों में भयानक विस्फोट हुए हैं। और इसी विस्फोट के चलते हुए परंपरागत व्यवसाय में क्या होता है कि एक बंदा अगर 25 साल की एज का है, मान लो कि मेरी हम उम्र है, और वो काम करना स्टार्ट करता है, यानी कि उसकी एक गवर्नमेंट नौकरी भी लग जाती है, तो लगभग नहीं तो 30,000 रुपये महीने की सैलरी कमाता है, और वो 25 साल की एज में उसको ज्वाइन करता है और सिंगल ही रहता है, और वो पहली साल भी काम करने जाता है। तो ये रेड वाला पोर्शन है, ये उसके दाम का है, और ये नीला वाला, ब्लू वाला, ये उसके काम का है। काम करेगा, पैसा आएगा, फिर 5 साल तक फिर काम करेगा, फिर पैसा आएगा, यानी कि फिर पैसा आएगा। और हम लगभग 35 साल तक अपने आप को उस धंधे में, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में झोंकते हैं, और 35 साल में हमारी एज यानी कि रिटायरमेंट की हो जाती है। और मान लो, कैलकुलेट कर लेना, 35 साल की एज तक आप लगभग नहीं तो मैं ऐसा मान लेता हूँ 1 लाख रुपए महीने तक भी कमाने लग गए। 1 लाख रुपए महीने कैलकुलेट करना, लगभग आप 2 करोड़ रुपए कमा लेंगे लगभग 35 साल में। और ये 2 करोड़ रुपए जब आप रिटायरमेंट लेंगे, यानी कि कोई व्यक्ति आएगा कि इनका बहुत कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और आपको एक माला पहनाएगा और आपको घर विदाई दे दी जाएगी। इसके बाद में होता क्या है कि जब वो मान लो 2 करोड़ रुपए हमने कमा भी ली, मैं एक गवर्नमेंट आदमी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब है कि पैसा धंधा करते हैं अपना। और ये जो 2 करोड़ रुपए हैं, उसके ना कि अकाउंट में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो उसने आप अपनी भी शादी की होगी, घर मकान भी बनाया होगा, 1 लाख रुपए कर रहा होगा, मेंटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? के अकाउंट में मिल नहीं, यानी कि निकल के क्या आता है, जितना काम उतना दाम। और ये चीज को थोड़ा सा को भी समझ गई, नेटवर्क मार्केटिंग शेप्स ऑफ व्यवसाय, इसमें क्या होता है, ये जो नीला वाला पोर्शन है ये काम का दिख रहा है आपको, और जो रेड वाला है वो दाम का है। इसमें कुछ कहानी इस तरह होती है, यानी कि एक आदमी अगर इस बिजनेस को बिल्ड करता है और शुरुआत करता है, तो पहला नीले वाला पोर्शन है वो काम का है, काम थोड़ा ज्यादा होता है, और ये महीनों में होता है, यानी कि 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने, और इस तरीके से ये काम होता है। तो पहला नीला वाला पोर्शन शुरुआती दौर में होता क्या है कि क्योंकि हमारे अंदर स्किल नहीं होती है, हमारे अंदर वो सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है इसमें। और बहुत सारे लोग, यानी कि लगभग 50% लोग पहले 6 महीने में इस व्यवसाय को छोड़ देते हैं, और ये छोटा सा रेड वाला पोर्शन है वो थोड़ी सी हमको ये कि सैलरी मिल पाती है इसमें से, क्योंकि हमारा कमीशन कम ही बन पाता है। और जैसे ही 12 महीने होते हैं तो हो क्या रहा है, देखो काम हमारा कम हो रहा है और इनकम हमारी बढ़ रही है। और ऐसे ही करके जैसे 18 महीने होते हैं तो काम कम पैसा ज्यादा, 24 महीने काम कम पैसा ज्यादा, और 36 महीने, यानी कि लगभग 3 से 4 साल बाद एक स्टेज वो आती है कि आप पहले जितना पैसा मिल रहा था उतना आपको मतलब यह कि काम करना पड़ रहा है, और आपका सारा दाम ही दाम मतलब ये कि दिखाई दे रहा है। और इसमें एक ही चीज निकल के आती है कि एक बार काम और जिंदगी भर दाम। यानी कहने का पर्पज यह है कि मेरे को बताया गया एक तरफ 40 साल हैं, एक तरफ 4 साल हैं, 40 साल बनाम 4 साल। अब अगर मैं समझदार हूं, अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक है, अगर मैं थोड़े से भी अपने आप में कुछ रखता हूं, तो मैं क्या डिसीजन लूंगा, 40 साल अपने आप को झोंकना या फिर मैं कुछ 4 4 साल मेरे को झोंकना?
तो ये डिसीजन मेरा सेल्फ का होता रहा था, जैसे कि आप लोगों का भी रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बातें ये समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना टेढ़ा है, काम दाम लिख रहा है ना ये NWM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, थोड़ा सा टेढ़ा है, हल्का सा। अगर ये हल्के से भी अगर हम थोड़ा सा समझते हैं इसको तो बहुत जल्दी समझ में आता है। और यहाँ पे एक बार काम जिंदगी भर दाम, तो एक पैसिव इनकम के लिए, एक अपने आप में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चुन सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप यहाँ से अपने खानदान का इतिहास भी लिख सकते हैं। थैंक यू माँ गुरु जी। जी हाँ, 3 कार्डिनल रूल, ये वो ब्रह्मास्त्र हैं 3। अगर इनसे किसी ने भी नजरें चुराई तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होता। ये वो चीजें हैं, ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं कि बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया और इनको फॉलो करने के बाद में वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, यानी कि करोड़ों में भी ले चुके हैं, बहुत सारे हमारे महागुरु जी लोग भी ले चुके हैं। और इनको हर हाल में हर काल में हम लोगों को मानना ही पड़ेगा, और ये मानना ही है, ऐसा मान लो आप। पहले नंबर का है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी सफल व एक्टिव अपलायन से जरूर पूछे। जी हाँ बिल्कुल, अपलायन को जज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंस ऐसी होती हैं जो डीएक्टिव होती हैं, यानी कि हमारी जो भी जैसे प्लान में आना, फॉलोअप में जाना और हमारे साथ में रहना, और ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि डेली रूटीन में फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो वो डीएक्टिव अप्लायन माना जाता है। यानी कि कहने का पर्पज मेरा ये है कि इस बिजनेस में हुकमचंद, करमचंद और ज्ञानचंद 3 तरीके का प्लान होता है। बाकी आपको डिसाइड करना है कि मेरे को किस प्लान की बात माननी है, मेरे को किस प्लान का मतलब सजेशन मानना है। तो कोई भी अगर नया काम करने जा रहे हो आप, जैसे कि ये ज्यादातर नए लोगों के साथ में होता है, पुराने लोग जैसे कि साल 2 साल हो जाती है उनके साथ में नहीं होता। शुरुआती दौर वो होता है क्योंकि हमारे अंदर एक गुदगुदी होती है इस बिजनेस को ज्वाइन करते, एक सेंसिटिव महसूस करता है व्यक्ति। तो वो करता क्या है कि वो सोचता है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत जल्दी बिल्ड कर दूं, मैं अपने बिजनेस में बहुत जल्दी 4 चांद लगा दूं, और इसके लिए वो उसके नए नए ख्याल उसके माइंड में आते हैं। और वो नए नए ख्याल कुछ इस प्रकार होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये किया है कि जैसे मैं पर्चे छपवा देता हूँ, क्या करवा देता हूँ, पर्चे होल्डिंग लगवा देता हूँ, टेम्पुओं पे लगवा देता हूँ, और अपने कोई लोकल चैनल है ना उस पर भी प्रसारित करवा देता हूँ अपनी ये सारी चीजें कि मैंने ना सेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन किया और मेरे साथ बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। तो ऐसा करने से बहुत सारे लोगों ने खामियाजा भी भुगता है, और वो खामियाजा उन्होंने पैसे से, है ना, समय से और अपनी हंसी से, इन चीजों से बचने के लिए हमको करना क्या है। एक चीज तो ये है कि अगर कोई बंदा कोई ऐसा मान लो एक तरफ रास्ता है और उस तरफ गड्ढा है, उसमें गिर गया था और गिर के निकला है और वो वहां पे खड़ा हुआ है और हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो एक तो ये है कि हम उसकी बात मान लें कि भाई इधर गड्ढा है इधर मत जाओ, या फिर हम उसे करके देख लें। तो ये आपके ऊपर है, हमें करना क्या है। हमें अपने सफल व एक्टिव अपलायन से एक बार पूछना जरूर है। अगर कोई भी मन में कोई भी कैसा भी क्लू अगर आता है तो उसे एक बार डिस्कस करने में जाता ही क्या है, हाँ कि ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू। दूसरा आता है, कभी भी अपनी टीम व सहयोगी व क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें ना करें। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी भी भविष्य में अगर आप बहुत अच्छा टीम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अपनी टीम में बहुत सारे सुसज्जित लोगों को लाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको कभी भी अपनी टीम व सहयोगी व क्रॉस लाइन से, होता क्या है हम कभी कभी सोचते क्या है कि अरे ये तो हमारा क्रॉस लाइन है, इससे हम बात कर लेते हैं नेगेटिव। तो वो नेगेटिव बात होती क्या है, क्योंकि देखो पॉजिटिव बात इतनी जल्दी नहीं फैलती, नेगेटिव बात बहुत जल्दी फैलती है। तो हमने क्या सोचा कि इससे क्रॉस लाइन है, इससे नेगेटिव बात कर लेते हैं। तो वो ये भूल जाता है कि मेरी भी टीम में मेरी लेफ्ट राइट है और उनको उनके भी क्रॉस लाइन है। तो क्या उनके बिजनेस पर असर नहीं आएगा इस चीज का। तो लेकिन अगर इन चीजों को हम पहले से ही मान लेते हैं और जान लेते हैं तो हमें इन खामियाजों से भुगतने के लिए तैयार रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन कामों को पहले से नहीं करते हैं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी टीम में और मेरे बहुत सारे सहयोगी भी हैं, वो कभी भी ना कि क्रॉस लाइन करते हैं ना ही करवाते हैं। और तीसरा निकल के आता है, कभी भी किसी के अहम ईगो, यानी कि हर किसी इंसान का एक अहम होता है, वह पैसे व परिवार के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। यानी कि कभी भी किसी व्यक्ति का अहम, यानी कि अहम एक वो चीज होती है, अगर हमने किसी के अहम को ठेस पहुंचाई है तो वो बंदा हमारे साथ में बहुत बड़ी पारी नहीं खेल सकता, वो बंदा हमारे साथ में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। यानी कि
मान लो कभी भी किसी के यानी कि जुबान से या फिर मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज से कोई ऐसी हरकत हो जाती है जो आपको उसमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो उस चीज को उस जगह पे थोड़ा सा दबा लें और उस व्यक्ति से जाके अकेले में यानी कि एकांत में जाके उस व्यक्ति से बात करें। और ध्यान रहे कि इस चीज पे एक चीज का ध्यान रहे कि सैंडविच का प्रयोग करें। और सैंडविच क्या होती है ये आप जानते हो, बर्गर आपने खाया होगा। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, पहले उस व्यक्ति की एक बहुत अच्छाई के बारे में बात करनी है, एक बहुत ही अच्छाई यानी कि उसे लगे, ये फील होना चाहिए उसको कि हाँ महागुरु जी मेरे साथ में कुछ अच्छा बता रहे हैं। और उसी के साथ में उसकी जो भी आपको बुराई लगी थी, जो भी आपको कमी लगी थी, उस कमी को भी उसी जगह पे पेश कर दें। और उस पेश करने के बाद में तीसरा काम और करना है, और वो तीसरा काम क्या है, जो भी उसकी कमी थी उस कमी का उसे इलाज भी बताएं। अगर आप ये 3 काम उसके साथ में करते हो तो वो कभी भी यानी कि उसका अहम और दूसरे के अहम को वो कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। और ज्यादातर होना चाहिए कि हमें किसी के भी अहम को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में, इस धंधे में बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे ड्रीमों को लेके आते हैं, बहुत सारे सपनों को लेके आते हैं। और उन मान लो अगर मेरी वजह से, मेरी अगर जुबान से यानी कि कुछ भी अगर गलत निकल जाता है तो हमें उस पर कंट्रोल करना है, हमें सोचना है, क्योंकि सपने बहुत मुश्किल से लोग अपने दिल में बसाते हैं। और तीसरा निकल के आता है पैसे। जी हाँ बिल्कुल, पैसा एक ऐसी चीज है कि पैसे को देख के अच्छे अच्छे का थोड़ा सा अलग होने लगता है ना। ऐसा होता है, शुरुआती दौर की ही चीजें हैं ये, बाकी बाद में तो इसी तरह से समझ में आती हैं। शुरुआती दौर में पैसा, मान लो कि आप किसी का ड्यूटी उठा के लेके आए और 2 दिन बाद बुधवार पड़ता है, जैसे कि आज बुधवार है, क्लोजिंग है, और हम सोचते हैं कि तब तक हम इस पैसे को यूज कर लेते हैं। उसके बाद में फिर होता क्या है कि वो पैसा नियत तिथि पर, नियत समय पर, नियत दिन पर हम पे होता नहीं है अवेलेबल। और उस बंदे का जो पैकेज हम लेके आए थे, उससे बड़ी बड़ी बातें करी थी, उससे वादा किया था कि 8 दिन के अंदर पैकेज आ जाएगा, 4 दिन के अंदर पैकेज आ जाएगा, तो उसका वो पैकेज आता नहीं है और उसको ईमेल आईडी पासवर्ड मिलता नहीं है और वो बंदा नेगेटिव हो सकता है। और हुए भी हैं बहुत सारे लोग। तो ये इश्यूज अपने आप में नहीं रखने हैं, और अगर हम ऐसा रखते हैं तो ये गलत है। और परिवार यानी कि ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है, एक नोबल बिजनेस है। इस बिजनेस में जो बंदा होता है वो एक तरीके से ऐसा मान लो कि फैमिली के मतलब है कि अंडर टेकिंग ही काम होता है। तो हमें किसी के मतलब है कि पति है, किसी की अगर पत्नी है तो कुदृष्टि नहीं रखनी, किसी की भी बहन है तो कुदृष्टि नहीं रखनी। उस कुदृष्टि से बचने के लिए अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक और एक जैसे हम अपने घर में बिहेव करते हैं उस तरीके से हमें करना है। 3 पावर्स, 3 पावर्स, 3 पावर्स वो होती हैं जिनमें कि बहुत बड़ी पावर है ये। सबसे पहले आती है बोले हुए शब्दों की शक्ति। यानी कि ये हमें मानना चाहिए कि बोले हुए शब्दों में शक्ति होती है। और बोले हुए शब्दों की जो शक्ति होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। हमें अपने आप में बहुत ही सकारात्मक बोलना है, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, और एकदम बढ़िया तरीके से बोलना है। और कहीं ऐसा मान लो किसी भी टॉनी रोवेंस या रेडालियो को सुनने की जरूरत नहीं है इसके लिए। हमें हमारे महागुरु जी जसवीर सर ने पावर और स्पोकन वर्ड के लिए एक इतना बड़ा उदाहरण पेश कर दिया हमारे लिए, वो मशाल है हमारे लिए। हम उसको भी इस जगह पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि महागुरु जसवीर सर ने बोला है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के लिए कि क्या लगता है मैं 8 लाख पे रुक जाऊंगा, आने वाले टाइम में मैं रोज का 1 लाख कमाऊंगा। तो महागुरु जी ने वो प्रूफ करके भी दिखाया है। इसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और समर्पण की शक्ति, जी हाँ बिल्कुल, समर्पण लोगों ने रखा है हर चीज से। यानी कि आप अगर इस जगह पे एक उदाहरण आता है हनुमान जी और राम जी का। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपना समर्पण इस तरीके से रखा था कि उनको अपना पूरा स्वामित्व भाव के साथ में रहे थे। यानी कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से उनको, जब भी श्री राम जी ने अगर बोला हुआ था उन्होंने बोला होगा जय श्री राम। उधर ही अगर डिफरेंट अगर हम ले लेते हैं तो महाभारत में अर्जुन जी और कृष्ण जी का भी एक संवाद आता है। तो कृष्ण जी बोलते हैं भगवान श्री उससे, अर्जुन जी से कि आप गांडीव उठाइए और इन सारे लोगों पे प्रहार कीजिए। तो वो बोलते नहीं ये मेरे चाचा हैं, दादा हैं, मामा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। यानी कि वो हर बात को उन्होंने इफ बट लगाया, किंतु परंतु लगाया। लेकिन आप देखो भगवान हनुमान जी के कितने मंदिर मिल जाएंगे, क्योंकि ये समर्पण समर्पण का भाव था। और अर्जुन जी के आपको मंदिर कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा।
तो लेकिन इन चीजों का समर्पण का भाव इतना बड़ा होता है, तो हमें इस बिजनेस में अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपनी टीम के प्रति एक समर्पण की भावना रखनी है, और ये हम बिल्कुल रख पाएंगे। पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति, संगठन में शक्ति होती है, ये बिल्कुल डेफिनेट है। क्योंकि अगर एकजुटता से अगर इंसान रहता है तो बहुत बड़ा काम कर देता है। एकजुटता, एक इस तरीके से कहानी याद आती है मुझे कि एक बुजुर्ग थे और उनका अंतिम समय था, उनके 4 लड़के थे, उन्होंने अपने चारों लड़कों को बुलाया कि बाद में मेरे से बिखर न जाए, क्योंकि वो दूरदृष्टि रखने वाले उनके फादर थे। उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक एक लकड़ी चारों लोगों को पकड़ा दी और उन्होंने बोला कि बेटा इसको तोड़ दो, और चारों ने उसको बहुत आसानी से तोड़ दिया। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही 4 के 8 वो बन गए, तो उन्होंने एक 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 गट्ठर बन गया, उस गट्ठर को एक एक करके पकड़ाया और बोला इसको तोड़ दो, और वो नहीं टूटा। यानी कि इसका सार आप समझ सकते हैं कि यूनिटी में पावर होती है, और इकट्ठे रहोगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट करें महागुरु जी। इसके बाद में आता है सक्सेस पाथ। ये वो पथ है, ये वो रास्ता है कि इस रास्ते से जो भी अगर सक्सेसफुल बना है, जो भी सक्सेसफुल बनने वाला है, उसको इस रास्ते से गुजर के जाना ही पड़ेगा। ये वो रास्ता है। इस रास्ते से हमारे बहुत बड़े मेंटर, इस रास्ते से हमारे बहुत बड़े महागुरु जी, इस रास्ते से हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर गुजर के गए हैं, तो हमको भी इसी रास्ते से जाना है। और इस कदर जाना है कि सबसे पहले आता है PATH, यानी कि पथ। पथ मीन्स होता है रास्ता। P4 होता है पेशेंस। और ये पेशेंस एक ऐसी चीज है, अगर जिस इंसान ने पेशेंस रख लिया ना, तो वो इतिहास लिख सकता है। और हम लोग घबरा जाते हैं इस बिजनेस में आए शुरुआती दौर में, और ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे साथ में लोग आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं हमारे साथ में काम कैसा हुआ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमें ये जान लेना चाहिए कि इस बिजनेस में पेरेंटो के नियम के अनुसार 80/20 का रूल काम करता है। यानी कि अगर हम 100 लोगों को अगर इस बिजनेस की जानकारी अपने अपलाइन के द्वारा अगर हम दिलवाते हैं, साथ में हम भी रहते हैं, और अपने अपलाइन के द्वारा यानी अपने सीनियर के द्वारा हम इस बिजनेस की जानकारी दिलवाते हैं, तो उसमें से 20% लोग हमारे साथ में आएंगे आएंगे। यानी कि 1 लीटर दूध है, उसमें से 200 ग्राम खोआ निकलता ही निकलता है, ये सारे लोग जानते हैं। क्योंकि 80% उसमें पानी था जो जल गया, बाकी 20% उसमें मावा बचा है। तो ये भी एक पेरेंटो का नियम है, इसको भी हम इस जगह पे लागू कर सकते हैं। दूसरा, एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे निकल के आता है, 10:7:4:1 का रेशियो भी इस जगह पे काम करता है। और वो इस कदर है, जैसे कि अगर हम 10 लोगों से इस बिजनेस की जानकारी देते हैं और प्रॉपर वे में इस जानकारी को देते हैं, तो 7 लोग ही हमारी बात को सुनते हैं, और उसमें से 4 लोग हमारे साथ में आने के लिए एग्री करते हैं। लेकिन एक आदमी हमारे साथ में डेफिनेटली जुड़ जाता है। तो हमें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कतई पेशेंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस स्वाभाविक है, ये नैसर्गिक है कि ये होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही रात में सब कुछ हो जाए। यानी कि अगर हमने अगर फसल को बोया है और 100% बीज को डाला है, तो उसमें भी 70, 75 और 60 का भी रेशियो हो जाता है कभी कभी, अगर जमीन सही नहीं है तो, है कि नहीं। तो इस जगह पे हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चिंता का विषय नहीं बनाना है। क्योंकि इस बिजनेस का एक SW5 रूल भी है, सम विल कम, सम विल नॉट कम, शो बट समवन इज वेटिंग, कुछ लोग सो स्टार्ट वर्क। यानी कि कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ लोग आपका इंतजार में भी हैं, कुछ लोग आपके इंतजार में भी हैं। दूसरा आता है एटीट्यूड, नजरिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे हम। नजरिया, नजरिया से ही इंसान अमीर बनता है, और नजरिया से ही इंसान गरीब बनता है। मैं थोड़ा सा बोलूंगा महागुरु जी, मैं गरीब लोगों से परेशान नहीं होता, गरीब लोगों का कोई वो नहीं करता। मैं गरीब माइंड सेट से थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता हूँ। लोगों का अगर माइंड गरीब सेट हुआ है, तो उस जगह पे थोड़ा सा उसे सोचने की जरूरत है। हमें क्या, एक महानुभाव ने बोला भी है, अगर आप किसी गरीब घर में जन्मे हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर आप गरीब ही मरते हो तो इसमें आपकी पूरी गलती है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें शेप्स ऑफ बिजनेस मिला हुआ है, और इस एटीट्यूड के तहत हमें काम करना है। जैसे कि एक गिलास होता है, उसे आधा पानी से भर दिया गया है। अगर हम एक व्यक्ति से पूछते हैं कि ये गिलास क्या है, इसमें बोले आधा भरा हुआ है, क्योंकि उसका पॉजिटिव नजरिया है। अगर दूसरे से पूछते हैं, बोले ये गिलास क्या है, इसमें बोले आधा खाली है। तो ये नजरिए की बात है बस, बाकी और कुछ नहीं है। इस पे कहानी भी और याद आती है मेरे को। एक बार क्या हुआ था, नल और नील, राम
राम सेतु का निर्माण कर रहे थे और राम लिख के पत्थरों पे बंदर भालुओं को दे रहे थे। होता क्या है कि वो पत्थर तैर रहे थे उसमें, लेकिन एक बार भगवान श्री राम के अंदर एक शंका आई, एक ये मतलब यह कि मेरे को करना, मैं भी करके देखता हूँ ये, जब ये राम नाम से ही तैर रहे हैं और मैं स्वयं भगवान हूं और मैं अगर स्वयं अपने हाथों से अगर इस पत्थर को समुद्र में डालूंगा तो क्या होगा, ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ। एक बार सुबह के टाइम में भगवान श्री राम निकल गए और जाके उन्होंने एक पत्थर को उठाया और ऐसे करके फेंक दिया, तो पत्थर डूब गया नीचे। उसके बाद में क्या होता है, दूसरा पत्थर भी उठाया उन्होंने और वो भी फेंका और वो भी डूब गया। तो इस दृश्य को देखते हुए भगवान श्री राम के अंदर ग्लानि पैदा हुई और उन्होंने सोचा कि यार अगर ये पत्थर डूबते हुए ये बंदर भालुओं ने देख लिया तो ये जो लंका विजय की तैयारी कर रहे हैं सारा कुछ एकदम पटबरा करवा देंगे पूरा। और इस विषय को लेकर वो बहुत बड़े चिंतित हुए और इधर उधर उन्होंने देखा कि मेरे को कोई देख तो नहीं रहा। होता क्या है कि उधर झाड़ियों में से हनुमान जी देख रहे थे। उन्होंने देखते ही हनुमान जी मुस्कुरा गए। मुस्कुराने के बाद में भगवान श्री राम ने पूछा कि हनुमान जी आपने क्या देखा? बोले महाराज मैंने सब कुछ देख लिया। बोले क्या देखा? बोले मैंने यह देखा कि जो चीज प्रभु श्री राम ने जिसको छोड़ दिया उसका तो डूबना तय है। और मैं जा रहा हूं बंदर भालुओं को बताता हूं, अगर आपको जिंदगी में तैरना है तो कभी भी भगवान श्री राम का साथ नहीं छोड़ना है, भगवान श्री राम के साथ में रहना है। तो ये स्वामित्व भाव, ये जो उनके अंदर नजरिया पॉजिटिव था, इस नजरिए की वजह से एक अलग छवि बनती है हनुमान जी की। दूसरा भी है, एक उदाहरण है इस जगह पे, जैसे है कि मान लो एक बाटा कंपनी का सेल्स मैनेजर भेजता है, वो बाटा कंपनी का मालिक साउथ अफ्रीका में। होता क्या है, वहां जाके वो देखता है कि सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं और वो नंगे पैर जो लोग घूम रहे हैं उनको देखते ही वो बोलता है नहीं भाई बेकार है। उसने अपना सेल फोन निकाला और फोन किया मालिक के पास में, हेलो पन्हा जी क्या हुआ? बन कुछ नहीं साहब, यहाँ तो कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी बेकार की चीज है, क्योंकि यहाँ तो सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं और यहाँ तो बिल्कुल ऑर्डर को बिल्कुल बंद करवा दीजिए, कुछ नहीं बेकार हो जाएगा। उसके बाद उनसे मालिक ने बोला बोले ठीक है तू आ जा, और उसको बुला लिया। उसके बाद में दूसरा सेल्स मैनेजर भेजा और वहां जाके उसने देखा कि सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। तुरंत झट से उसने फोन निकाला, बोले मागुरु जी तैयारी कर दो, प्रोडक्शन जारी कर दो और इस इतना जारी कर दो कि यहाँ तो सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। अरे बस इन लोगों को इस बिजनेस मतलब यह कि जूते पहनने का फायदा बताना है हम लोगों को, तो बस बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे। तो ये भी एक नजरिए की बात है, तो हम अपना नजरिया दमदार रख पाएंगे। थैंक यू। टीचेबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ी रूट है, इसको भी हमें समझना होगा। सीखने सिखाने की जिज्ञासा, यानी कहने का पर्पज मेरा यह है, अगर हम लड्डू बनाना सीख गए हैं तो हमें भी अपनी टीम में बहुत सारे लड्डू क्रिएटर बनाने हैं। यानी कि अगर हम प्लान देना सीख गए हैं तो बहुत सारे प्लान बनाने हैं। अगर हम फॉलोअप बहुत दमदार कर लेते हैं तो हमें फॉलोअप बहुत दमदार तरीके से सिखाना है लोगों को। और सीखना बंद तो जीतना बंद, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि जो लोग, आज आप वारेन बफे को देख लो, 91 साल की उम्र है भाई साहब, रात और दिन पढ़ता है वो, जब भी टाइम मिलता है पढ़ता है वो। आप एलन मस्क को देख लो, वो भी पढ़ते हैं। यानी कि जितने भी अमीर लोग हुए हैं, जितने भी मतलब है कि सक्सेसफुल लीडर हुए हैं, उन्होंने अपनी स्टडी को कभी बंद नहीं किया। क्योंकि हमारी जो धार होती है, हम काम करते हैं तो वो धार हमारी ऐसा मान लो भौंतरी हो जाती है, उसको हमें शाइनिंग देने के लिए, उसको हमें एकदम तेज करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे अच्छे ऑडियोज हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारी बुक हैं, इनका हमें अध्ययन करना ही होता है। क्योंकि इस बिजनेस में अगर हम आ गए, अगर हम सेल्स के धंधे में हैं तो हमें सीखना ही होगा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी सामने वाले पर्सन के पास में जाते हैं, प्लान दिखाने के पर्पज से जा रहे हैं, फॉलोअप करने के पर्पज से जा रहे हैं, तो ऐसा मान लो कि जो सेल्स का बंदा होता है, मेरा ऐसा मानना है कि लोग उसे ना एक गूगल की दृष्टि से देखते हैं। यानी कि उसे ऐसा समझते हैं कि इसको तो ना सारा कुछ आता होगा, एकदम एक्सपर्ट आदमी है, और आप एक्सपर्ट हो नहीं, आपने उस जगह पे सीखा ही नहीं है, आपके अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना ही नहीं है, तो होगा क्या, उस जगह पे आप फेल होगे भेज दोगे। यानी कि वो बंदा आपको फेल करके भेज देगा। और उस जगह पे हमें करना क्या है, अपने स्किल से, अपने जो भी नॉलेज ली है, हमें उस स्किल के जरिए से उसकी नीड को पहचानना है। उसकी नीड को पहचानने के बाद इमोशनल टच करके, मोटिवेट करके, यानी कैसे भी करके हमें उसकी कस्टमर हैंडलिंग पावर को इतना मजबूत बना लेना है कि उस व्यक्ति को ना तो करे नहीं, उसको पैसे देने ही होंगे, हर हाल में देने होंगे। इस तरीके से हमें सीखना है, इस तरीके से हमें अपने आप को बिल्डअप करना है। तो सीखने के लिए तैयार रहेंगे? जी हाँ। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसा वृक्ष है, इस वृक्ष पे हमेशा मीठे फल लगते हैं।
और मीठे फल अगर लगेंगे तो हमारी संतानें भी खा सकती हैं। अगर हमने ईमानदारी को अगर परहेज नहीं किया है, ईमानदारी से अगर परहेज नहीं किया है, तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ईमानदारी में हमें रहना ही होगा। यानी कि ईमानदारी, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा होता है कि बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो ईमानदार बने बैठे रहते हैं। लेकिन हमें बेईमानी करने का मौका भी मिल रहा है और हम ईमानदारी पे डटे हुए हैं। इसके ऊपर एक कहानी याद आती है मेरे को। होता क्या है कि एक लकड़ारा था और वो बहुत ही ऐसा मान लो दयालु किस्म का व्यक्ति था। ये बात मैं सत्यों की बता रहा हूँ आपको। होता क्या है कि उसकी लकड़ियां काट रहा था वो तालाब के किनारे और उसकी नदी के किनारे, तो वो उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है नदी में, और वो उस कुल्हाड़ी के गिरने से रोने लगा। और इस दुख को देखते हुए तुरंत जल देवता प्रकट हुए, बोले भाई तू क्यों रो रहा है? तो उसने बोला कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, अभी मैं किससे अपना वर्क स्टार्ट रखूं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुल्हाड़ी लेके आता हूँ तेरी। और वो अंदर गए जल देवता और जाके एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल के लेके आए। उन्होंने देखा, बोले भाई ये है तेरी कुल्हाड़ी? बोले नहीं साहब, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी दूसरी है। वो नीचे गए, फिर एक सोने की कुल्हाड़ी निकल के लेके आए, और सोने की कुल्हाड़ी को देखते ही वो बोला भाई साहब ये भी नहीं है मेरी, दूसरी वो उसकी वाली को निकाल के लाए। तो उसने बोला जी हाँ बिल्कुल मेरी है महाराज, ये मेरी है। तो उसने ईमानदारी से प्रश्न होके अब ये थोड़ा सा हम फ्रेंड करके, अब वो बताता हूँ मैं आपको। उसको कलयुग में भी होता क्या है, को लगता है वो मन को नंगा होता है। बोले कोई बदल तो नहीं गए। उसने जादुई कल्पना की और उसकी पत्नी को जल में डुबोता हुआ दिखा दिया। जल में डुबोता हुआ दिखा दिया तो वो व्यक्ति लकड़ा रहा था, वो रोने लगा। और उसी तरीके से फिर जल देवता प्रकट हुए, उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा। बोले क्या दुख है भाई, क्यों रो रहा है तू? तो उसने बताया कि महाराज मेरी पत्नी अभी अभी इस जल में गिर गई है। बोले ठीक है कोई नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। और वो गए और जाके प्रीति जिंटा को निकाल लाए। और जैसे ही प्रीति जिंटा को निकाल के लाए और लकड़ारा एकदम भड़बड़ा के बोला कि नहीं साहब यही है मेरी पत्नी। और जल देवता आश्चर्यचकित हो गए, बोले यार तू तो इतना ईमानदार था, तू मतलब ऐसा हो कैसे गया? बोले महाराज मुझे पता है, आप अभी प्रीति जिंटा को निकाल के लाए, थोड़ी देर बाद में कैटरीना कैफ को निकाल के लाते, और उसके बाद में फिर मेरी वाली को लाते। और महाराज आज मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक को संभालना तो दूभर हो रहा है, और मैं तीन तीन कैसे संभाल पाऊंगा? तो ईमानदारी पे हमें बिल्कुल खरे उतरना है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सारी टीम में, हमारे सेफ्स ऑफ नेटवर्क में बहुत सारे लोग ईमानदार हैं। नेक्स्ट करें माँ गुरु जी। नेक्स्ट करें माँ गुरु जी। व्हाट टू डू, ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले पे आती है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट ऐसा नहीं है कि एकदम कहीं गए हम ताबड़तोड़ कर दिया, नहीं। एक्साइटमेंट एक वो चुंबकीय गुण पैदा होता है इंसान के अंदर जब हम इस रिहर्सल में रहते हैं और इस काम के प्रति बहुत अच्छे डेडिकेट रहते हैं। तो ये एक्साइटमेंट वो चुंबकीय गुण प्रति होता है इंसान के अंदर, वो लोगों को अपने आप ऑटोमेटिक आकर्षण होता है लोगों का। यानी कि लोग खुद आके चिपकते हैं कि यार माँ गुरु जी की जय हो। जसवीर सर को देख लो आप, एक्साइटमेंट में रहते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे नितिन माँ गुरु जी हैं, इनको जोश की फैक्ट्री बोला जाता है। तो ये होता क्या है, ये एक्साइटमेंट आता इसलिए है क्योंकि एक्साइटमेंट कोई ऐसा नहीं है कि जन्म से पैदा होता है, नहीं। ये हमें अपने आप में स्किल और थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद में और अपने अंदर अवेयरनेस, बहुत सारी अवेयरनेस जब होती है इंसान को, तो एकदम ब्लड प्रूफ करके खड़ा होता है और एक्साइटमेंट के साथ में बोलता है कि नहीं साहब मैं बिल्कुल इस काम को कर सकता हूं, क्योंकि वो कर सकता है उस काम को। तो एक्साइटमेंट ऐसा नहीं है कि तब नहीं आता। एक्साइटमेंट हमें कहाँ रखना है? एक्साइटमेंट हमें रखना है जब हम प्लान दिखाने जा रहे हैं। जैसे हम मान लो प्लान दिखा रहे हैं और मरी मरी आवाज में बोल रहे हैं सामने वाले से, भाई साहब देखो ये कंपनी है और इस कंपनी में ये प्रोडक्ट है, इसको ले लो आप और ये ऐसे करो। नहीं, अपनी आवाज से 25 से 20% एक्स्ट्रा आवाज रखना है उस जगह पे, और उस सामने वाले को लगे हाँ यार कुछ रखता है बंदा अपने आप में। और एक्साइटमेंट जो बंदे रखते हैं वो यहाँ से 90% अचीवमेंट ले सकते हैं। और बड़ी मजे की बात है ये, क्योंकि सिर्फ एक्साइटमेंट से लोगों ने बड़े इतिहास रच दिए। क्योंकि एक्साइटमेंट जिस इंसान को एक बार आया, दशरथ मांझी थे, उन्होंने एक्साइटमेंट आया क्योंकि उनकी पत्नी लेबर पेन से उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने देखो
पहाड़ काट के रोड बना दिया, एक्साइटमेंट आया महात्मा गांधी को, उन्होंने ट्रेन से फेंका, बोले मैं तुम्हें देश से फेंकूंगा, ये एक्साइटमेंट उनको आया। तो एक्साइटमेंट हमें अपने आप से रखना है, और इस जगह पे हमें एक्साइटमेंट ये रखना है कि हम अपने खानदान का इतिहास लिखने जा रहे हैं, हम अपने खानदान का बहुत बड़ा टाटा बनने जा रहे हैं। तो हमें इस बिजनेस में एक सीखने के लिए एक्साइटमेंट में यानी चुंबकीय गुण पैदा कर सकते हैं, हाँ कि ना? थैंक यू। 8% टेक्निक अभी हम बात करेंगे, 8 बेसिक स्टेप के बारे में। 2% आती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग इस तरीके से होती है, एक मैं ऐसा बोल सकता हूं फाइन ट्यूनिंग को, एक अच्छा तालमेल, यानी कि अपने अपलाइन के प्रति अच्छा तालमेल, अपनी टीम के प्रति अच्छा तालमेल, अपने माँ बाप के प्रति अच्छा तालमेल, अपनी वाइफ के प्रति अच्छा तालमेल, बच्चों के, यानी कि एक तालमेल, ताल और मेल तब मिलते हैं, तब एक बहुत नए जीवन का उदय होता है। यानी कि वो अस्त व्यस्त नहीं रहती उसकी जिंदगी, उसका एकदम सारी चीजें शेड्यूल के टाइप में रहती हैं। तालमेल, जैसे मान लो कि हम कोई बहुत अच्छी गाड़ी लेके आए हैं 10 लाख रुपए की, और उसमें 2,000 रुपए का पेट्रोल भी भरवाया, और हमने क्या किया कि बस कहीं पार्टी में जाना था और सुबह हम निकले सूट बूट पहन के, देखा तो वो नहीं है, उसमें हवा नहीं है, यानी कि 5 रुपए की हवा के पीछे हमने तालमेल नहीं मिलाया और हमारी वो मीटिंग कैंसिल हो गई। तो कभी हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति और टीम के प्रति बहुत अच्छा तालमेल बना के रखना है। नेक्स्ट करें महागुरु जी। एट स्टेप ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस होने के लिए हमें इन 8 स्टेप का भी अध्ययन करना होता है, इन्हें सीखना होता है, इन्हें समझना होता है आखिर है क्या चीज। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ड्रीम। ड्रीम ऐसा मान लो कि एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है, एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में होता है ये ड्रीम। लेकिन ये ड्रीम, मैंने लक्ष्य बुक में ये भी पढ़ा है कि ड्रीम हमारी अंगीठी का ईंधन होता है। सोच के देखो, अगर हमने ड्रीम नहीं बनाई, अगर हमने कोई सपना नहीं लिखा है अपना, तो हमारे अंदर जो बर्निंग डिजायर है, हमारे अंदर जो भी आग है, क्या हम उसको उस तरीके से फेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास में एक स्मार्ट ड्रीम नहीं है। ड्रीम अलग होता है, लेकिन स्मार्ट चीज अलग होती है। स्मार्ट बोले तो SMART, यानी कि गोल इस तरीके से होते हैं, स्पेसिफिक, यानी कि एक निश्चित गोल। एम मीन्स होता है मेजरेबल, यानी कि मापने योग्य, और A4 होता है अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, और R4 होता है रियलिस्टिक, यानी कि प्राप्त करने योग्य, और T4 होता है टाइम बाउंड। तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। ड्रीम इस तरीके से हमें बनाने हैं। सबसे पहले लोग गलतियां कर देते हैं कि मेरे को ना एक बहुत बड़ी कार लेनी है ना, मेरे को बहुत बड़ा घर लेना है, मेरे को है ना हवाई यात्रा करनी है। ये शुरुआती दौर के ड्रीम नहीं होते। ड्रीम कुछ इस कदर होते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है ड्रीम बनाने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से ड्रीम बना लेते हैं। और इन ड्रीम बनाने के लिए ऐसा मान लो, मेरा ऐसा मानना है कि 64% लोगों के पास में तो ड्रीम होता ही नहीं है, यानी कि वो ड्रीम से बिल्कुल अलग होते हैं, उनका ड्रीम होता ही नहीं है। 33% लोगों के पास में ड्रीम होते भी हैं, तो एक निर्धारित ड्रीम नहीं होता। केवल मात्र 3% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में एक बहुत स्मार्ट ड्रीम होता है। तो ड्रीम गोल एक तरीके से इस तरीके से होते हैं कि मतलब यह कि हमारा जो भी उद्देश्य है, हमें उसमें एनर्जी देते हैं हमें। और नेक्स्ट करें महागुरु जी। सबसे पहले हमें करना क्या है, बड़े बड़े गोल ना बना के, जैसे कि सिस्टम बता रहा है हमें उस तरीके से चलना है, क्योंकि हम सिस्टम की मानेंगे तो यहाँ से बहुत कल्पनातीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम सिस्टम से परे जाते हैं तो ऐसा हमारे साथ में नहीं प्राप्त होगा। स्मॉल गोल, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल, 3 से 6 महीने के कुछ गोल बना सकते हैं, जैसे कि मोबाइल ले सकते हैं, टेलीविजन ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं। मिडिल टर्म गोल, जैसे कि 1 से 2 साल के गोल भी बना सकते हैं हम, जैसे बाइक, ज्वेलरी, फॉरेन ट्रिप, इसको तब हम रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि 3 से 5 साल का ड्रीम, जैसे बड़ी कार, फ्लैट, बेस्ट एजुकेशन बच्चों के लिए, तो ऐसे कुछ हम रख सकते हैं। नेक्स्ट करें महागुरु जी। लिस्ट बिल्कुल, ये लिस्ट ऐसा मान लो हमारे रॉ मटेरियल होता है इस बिजनेस में, कच्चा माल होता है। अगर हमारे पास में कच्चा माल नहीं है तो नया माल हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते इसमें।
और लिस्ट को बनाना ही पड़ता है। लिस्ट को मैंने भी बनाया था, शुरुआती दौर में 288 लोगों की लिस्ट बनाई थी और 288 लोगों में से मेरा बहुत अच्छा रेशियो भी निकला था। लिस्ट जो होती है हमेशा मैन लोगों की बनाई जाती है, यानी कि MAN मैन। इनके पास में मनी हो, इनके पास में अथॉरिटी हो यानी अधिकार हो, और दूसरा होता है नीडी हो, वो लोग उनको जरूरतमंद हो, उनकी जरूरत को पहचानने के साथ में ही हमें लिस्ट बनानी होती है। और लिस्ट 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में हमारे अपने लोग होते हैं, जैसे अपना भाई है, जीजा जी हैं, साले साहब हैं, है ना, फूफा जी हैं, मामा के लड़के हैं, तो चाचा के लड़के, ये हॉट लिस्ट में आते हैं हमारे। और दूसरा आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट क्या होती है, जो हमारे भैया के दोस्त हैं या हमारे पिताजी के दोस्त हैं, या फिर मान लो कि हमारी कोई भी जैसे मान लो कि दोस्त के दोस्त हैं, तो इन तरीके की होती है वो वार्म लिस्ट होती है। अच्छा, कोल्ड लिस्ट और होती है। इसमें कोल्ड लिस्ट वो होती है जैसे हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा के दौरान हमें कोई पर्सन मिल जाता है और हम उससे प्रोस्पेक्टिंग करके उसका नंबर ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं, वो हमारे लिए कोल्ड लिस्ट के तौर पे आता है। और हमें इस जगह पे 3 फीट रूल और मेमोरी जोगर। मैं सबसे पहले मेमोरी जोगर पे बात करता हूँ। हमें बहुत सारे अपने मोबाइल नंबर से, फोन में बहुत सारे नंबर होते हैं, उनसे हम लिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और 3 फीट रूल का भी बहुत बड़ा पालन करना होता है इसमें। जैसे अगर हमारे 3 फीट के रूल में अगर कोई पर्सन आता है तो हमें इस बिजनेस की जानकारी देना बिल्कुल लाजमी समझना है, उसे बताना भी है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो। आप उसके घर में खुशियां दे सकते हो, आप उसके बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्कोप दे सकते हो यहाँ से। और ये जो चीजें होती हैं ये बहुत ही, यानी कि सोशल, एजुकेशन और फाइनेंशियल, हमें सामाजिक लोगों के पास में, एजुकेशनल लोगों के पास में, और जो फाइनेंशियल फ्री है उन लोगों के पास में भी यहाँ पे जाना होता है। जैसे कि मान लो 1 से 4 तक सोशल लोग होते हैं, और 5, 6, 7 ये लोग जो है कि एजुकेशनल होते हैं, और फाइनेंशियल होते हैं 8, 9, 10 लोग। तो हमें अपनी लिस्ट को हमेशा अप लेवल में लेके चलना है। और क्रैप मीन्स होता है CRAP। क्रैप मीन्स C4 होता है कपल। कपल में हमेशा हमें प्लान दिखाना है। कपल का फायदा हमें ये मिल जाता है कि जैसे अगर हम मान लो कि किसी की वाइफ को प्लान दिखा रहे हैं अलग से, या फिर किसी के पति को प्लान दिखा रहे हैं, तो इसका फर्क हमें ये मिलता है कि उन दोनों की सलाह सूतंग एक होते हैं। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो अगर बिजनेस की डिस्कस भी करते हैं तो हमें ये फायदा मिल जाता है कि वो दोनों को अगर साथ में प्लान देते हैं तो वो दोनों अच्छी तरीके से समझ लेते हैं उस बिजनेस को और हमारे साथ में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा होता है रेस्पेक्टेबल। बहुत सारे सम्मानजनक लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रधान होते हैं, है ना, और भी वकील होते हैं। तो इन लोगों को हम थोड़ा सा इस बिजनेस में लाने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि इन लोगों से ना हमारा बिजनेस बहुत जल्दी बिल्ड होता है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोगों का ये बिजनेस है। इस बिजनेस में महत्वाकांक्षी लोगों का भी हमें चयन करना होता है, महत्वाकांक्षी लोगों को भी हमें इस बिजनेस में लाना होता है। और P4 होता है प्रोफेशनल। कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं और वो इस बिजनेस को बहुत बड़ा आयाम तक पहुंचाने में अपना कारगर सिद्ध होते हैं। तो हमें इन लोगों का भी मतलब है कि थोड़ा सा ख्याल रखना है। और जैसे कि लिस्ट बनाते समय उसका नाम क्या है, काम कौन सा है, गांव, और उसका मतलब क्या संबंध है आपका, और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट करें मांगरू जी। इनविटेशन। इनविटेशन ऐसा मान लो किसी को हम आमंत्रित करते हैं, जैसे मान लो शादी के लिए भी आमंत्रित करते हैं, पार्टी के लिए भी आमंत्रित करते हैं, है ना, और कहीं वेकेशन पे अगर हम जाते हैं तो उससे भी बोलते हैं कि भाई चलना है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इस जगह पे भी ये लागू होता है। हमारे इस धंधे के लिए हमें लोगों को इन्वाइट करना होता है, हमें इस धंधे के लिए लोगों को बताना होता है। तो हमें बताने के कुछ यहाँ पे नियम फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं अपने सगे चाचा के लड़के के पास जाता हूँ, शाम को मैं गया और मैंने वहां से जाके बोला कि भैया उसको सरजी बर्जी ऐसे करके सारी चीजें नहीं रखनी, क्योंकि मागुरू जी लोग पहले बता चुके होते हैं, और मैं भी आपको बता रहा हूँ, उसको ऐसा ना लगे कि ये कोई बिजनेस में ज्वाइन हो गया है, उसको ये फील ना हो कि ये मतलब क्या है। जैसे आप थे वैसे एज इट इज हमें उस भैया के पास में जाना और उनसे बोलना है कि भैया एक जानकारी है और उस जानकारी को मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, तो सुबह हम, आप तैयार रहना, आप फ्री है ना सुबह 10 बजे? बोले हाँ फ्री हूँ। तो ठीक है, सुबह मेरे साथ में एक जानकारी उसे साझा करना है। बोले ठीक है, और मैं आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। पक्का डेफिनेटली जाएगा भाई साहब, रोक नहीं सकता कोई, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने वहां पे ना तो रोके और उसकी पूरी जानकारी देनी नहीं है उसको, और पूरी जानकारी अगर दे देंगे तो वो लाग लपेट लगा के आपको वहां पे बेवकूफ बना सकता है। तो इस जगह पे हमें करना क्या है, एक बहुत ही अच्छी तरीके से उस बंदे को इन्वाइट करना है। और इन्वाइट करते समय बहुत सारी चीजें मतलब यह कि देखनी होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले उसके घर पे कभी भी चाय के लिए नहीं बैठना।
और हाँ, एक चीज और है, अगर हम किसी अदर पर्सन को भी इनवाइट करने जा रहे हैं तो अपने सीनियर को साथ में ले जाओ, उसको ये व्यस्तता दिखाओ कि मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं आपसे बोल दिया है कि आप मतलब ये तैयार रहना, बस सुबह मैं आ जाऊंगा 9 बजे, या फिर आप आ जाना 9 बजे, मैं वहीं पर मिलूंगा आपको, ऐसी मतलब ये मिलना है। तो ये आपको व्यस्तता दिखा के वो थोड़ा सा गोल गोल हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा इस चीज को, और वो आपके बिजनेस में देखने के लिए बहुत जरूर आएगा। और सुबह अगर कॉल करना है तो उसके पास में ओनली एक बार कॉल करना है, ये नहीं लगातार भैया कहाँ रह गए कहाँ रह गए, ये नहीं, उसके पास एक बार कॉल करना है, और वो आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आप अपना प्रेजेंटेशन जो भी है, और इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट करें महागुरु जी। सो द प्लान, प्लान एक तो आप वेन्यू में ले जाके प्लान दिखाते हैं लोगों को, और वहां पे बताने वाला कोई और होता है, समझाने वाला कोई होता है, क्लोजिंग करने वाले महागुरु जी होते हैं, एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी समझ जाता है ना। दूसरा, एक प्लान हम अपने सीनियर को लेके एसोसिएट के घर पे, तो एसोसिएट के अगर आप रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ड्रेस, हमारा एक शोरूम होता है, अगर हमने अपने शोरूम को ही मतलब बढ़िया तरीके से सुसज्जित नहीं किया है तो क्या उसमें से सामान लेगा? उससे पहले सामने वाला आदमी आपको खरीद रहा है, ना कि आपके बिजनेस को। आप ही एकदम स्मार्ट तरीके से नहीं लगोगे, दुखी दुखी से रहोगे, तो वो बात ना जमने वाली है नहीं। और दूसरी बात आती है टाइम पंक्चुअलिटी, ये एक विशेष तौर का ऐसा मान लो बात है, जिससे कि मैं थोड़ा सा वो रहता हूं कि टाइम पंक्चुअलिटी रहना बहुत जरूरी है। टाइम पंक्चुअलिटी अगर नहीं है तो, एक बार तो मेरे साथ में अगर मैं बता दूं ना, टाइम पंक्चुअलिटी के पीछे मैं एक बंदे के पास में गया था, मैंने उनसे बोला था कि मैं आपके पास में 8 बजे आऊंगा 10 बजे, तो उन्होंने मेरे से 8 बजे की बोल दिया था कि मैं कहीं काम पे जाता हूँ। मैंने ठीक है, मैं उसके पास में 7:45 पहुंच गया, और 7:45 पहुंच के भाई साहब मेरे को उसका फॉलोअप भी नहीं करना पड़ा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ चीज का, फॉलोअप नहीं करना पड़ा, और वो बंदा बस सीधे से गया और पैसे निकाल के मेरे को पैसे दे दिए उसने। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को फॉलोअप ही नहीं करना पड़ा उसका, मैं सिर्फ 7:45 पहुंच गया था बस। और बातचीत होने के बाद में जब मेरे साथ में वो काम भी किया, बोले मैं आपके थोड़ा सा ना टाइम पंक्चुअलिटी को देख के और आपकी बातें से मैं पहले कर ही चुका था, बाकी मेरे को थोड़ा सा कुछ देखना। तो रियलाइज करते हैं लोग, देखते हैं, जज करते हैं भाई साहब, मार्केट में लोग आपको आपके ड्रेस कोड को जज कर रहे हैं, मार्केट में आपके टाइम पंक्चुअलिटी को जज कर रहे हैं। और तीसरे नंबर बात है डिसिप्लिन, ये बहुत ही बड़ी चीज है डिसिप्लिन। अगर हम अनुशासनहीनता करते हैं किसी के घर पे जाके, जैसे मान लो कि अगर हमको कोई भी पान मसाला या कुछ भी खाने का शौक है, तो उसको ना पहले ही खा खू के चले जाएं भाई साहब, उसके पास में ऐसा नहीं पूरा लगा हुआ और पहुंच गए बोला हाँ साहब बैठो हमें तुम्हें प्लान देना, नहीं साहब ये नहीं करना, क्योंकि ये डिसिप्लिन, आप उसको एक जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी को बताने जा रहे हो, आप उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस बताने जा रहे हो, आप उसके खानदान में उसका एक टाटा का नाम दिलवाने जा रहे हो, तो एक ऐसी थोड़ी नहीं हो जाएगा। और इन सारी चीजों को हम अगर अपने आप में जहन में उतारते हैं तो हम यहाँ से बहुत बड़ा आयाम पहुंचा सकते हैं इस बिजनेस को। चौथा निकल के आता है टेस्ट मनी। टेस्ट मनी जितना भी हमने एज इट इज कमाया है उतना हमें उसके सामने पेश करना ही होता है, क्योंकि इस बिजनेस में टेस्ट मनी बहुत जरूरी है। टेस्ट मनी मैंने सुनी थी बहुत सारे लोगों की, तब मैं समझाता मैंने हाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उसको ये फील भी होना चाहिए कि लोग पैसा भी कमा रहे हैं, पैसे के साथ में बहुत सारे चीजें यहाँ से हम इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट का डेमो यूज करना है उस जगह पे, बहुत सारी चीजें उसको बतानी है, उसके फायदे बताने हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें क्लियर करना है। नेक्स्ट करें मागुरु जी। फॉलो अप, फॉलो अप ऐसा मान लो, जैसे अगर हम प्रेजेंटेशन में अगर कहीं वेन्यू में है तो वहां पे हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मागुरु जी ने बोला विश ऑल द बेस्ट गो डायमंड, तो इसके बाद में होता क्या है, अगर वो बंदा बोलता है उसे जाके स्वयं बोलना है हाँ भाई साहब आप ये बताइए आपको बिजनेस अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे। आपको खुद सेल्फ क्वेश्चन रखने हैं उससे, और वो एकदम साइलेंट होगा उस जगह पे, आप उससे जो चाहेंगे वो बुलवा सकते हैं, क्योंकि वो आप पे निर्धारित करता है ना कि उस पे करता है, क्योंकि आप उसको क्रॉस क्वेश्चन दे रहे हो, आप उस जगह पे अपने रख रहे हो उस जगह पे, तो उसमें से यही बोलेगा या तो प्रोडक्ट अच्छे लगे या फिर बिजनेस अच्छा लगा, और वो एक ना एक में आपके एग्री हो सकता है। तो राउंड द सर्किल में बिठा के उस आफ्टर मीटिंग के बाद में तो ये सारी चीजें उससे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में होता यह है कि ये फॉलोअप जो होता है एक अपने आप में रखता है कुछ, वो ये रखता है कि फॉलोअप पे ही सेल्स उठती है। फॉलोअप एक ऐसी चीज है जहां पे हम ऐसा मान लो सौदा पक्का करते हैं, और हम सही बटन कौन सी दबा रहे हैं, हम
उससे बातें क्या कर रहे हैं, क्योंकि फर्क इस बात से नहीं पड़ रहा है कि हम सामने वाले से क्या कह रहे हैं, फर्क तो उस बात से पड़ रहा है कि हम उससे कैसे कह रहे हैं, और उस कैसे कहने के तरीके से हमें उस बिजनेस में लेके आना है, और अपने साथ में बहुत अच्छी पारी खिलवानी है उससे, क्योंकि रिजल्ट कॉन्टेक्ट पे आधारित होते हैं। इस पे ऐसा बोलते हैं कि 2% लोग जो जुड़ते हैं हमारे साथ में, पहले कॉन्टेक्ट पे जुड़ जाते हैं, 3% जो लोग जुड़ते हैं वो दूसरे कॉन्टेक्ट पे जुड़ जाते हैं, और 5% जो लोग जुड़ते हैं वो तीसरे कॉन्टेक्ट पे जुड़ जाते हैं। कहने का पर्पज भी ये है मेरा कि 5 से 12 बार अगर हम किसी का फॉलोअप करते हैं, यानी कि फॉलोअप मीन्स होता है पीछा करना, उसका पीछे लग जाना। क्योंकि जैसे मान लो कि मैं जब ज्वाइन किया था विष्णु सर ने, तो मैं अगर नहाने जा रहा हूँ, नहाने थोड़ा गाँव में ना बाहर जाते हैं, तो वो मेरे पीछे जा रहे हैं, मैंने कहा यार क्या आदमी है। अगर मैं दुकान पे जा रहा हूँ तो मेरे पीछे बैग लगा दी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हम 5 से 12 बार अगर किसी के साथ में करते हैं तो वो बिजनेस में हमारे साथ आता है और हमारे साथ में बहुत अच्छा काम भी करता है। नेक्स्ट करें मागुरु जी। जी हाँ, डुप्लीकेशन, ये बिजनेस नकल करने का है। और जब मैंने ये बात सुनी थी तो मैं बड़ा रोमांचित हुआ था इस बात को सुन के, यार ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में कोई ज्यादा वो नहीं था। और बोले माहुरू जी बोल रहे थे ये तो नकल करने का बिजनेस है, और मैं नकल करने में बड़ा माहिर था। ऐसा मान लो विष्णु सर के साथ में पढ़ता था, विष्णु सर बहुत होशियार थे, और मैंने विष्णु सर के में से नकल की थी और मेरे 72% आए थे, और माहुरू जी विष्णु सर के 68% आए थे। तो मैंने सोचा, मैंने विष्णु सर मेरे को प्लान दिखा रहे हो, नकल बहुत जबरदस्ती से करता हूँ। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और मंकी सी मंकी डू, यानी कि बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी भी बता देता हूं कि हमारी टीम में हम जो करते हैं लोग वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो नहीं करते। एक महिला रेल में यात्रा कर रही थी, और वो महिला का जो बच्चा था, बच्चा बहुत छोटा था, ऐसा मान लो 5 से 7 साल का होगा। और आज के दौर में 5 से 7 साल के बच्चे को मोबाइल का शौक बहुत अच्छी तरीके से तेजी से लगा हुआ है। और वो बच्चा क्या कर रहा था, वो बच्चा बुक रीडिंग कर रहा था भाई साहब। और बुक रीडिंग करते हुए जब उस इंसान ने उसको देखा, तो उसकी जो मदर थी उससे पूछा कि आपका बच्चा, मोबाइल भी रखा हुआ था साइड में, ऐसी बात नहीं मोबाइल नहीं हो, साइड में मोबाइल मोबाइल रखा हुआ था। तो उसकी मदर से पूछा कि आपका बच्चा तो बहुत अच्छा सेंसियर बच्चा है। बोले बच्चे वो नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी उसकी माँ के हाथ में भी बुक लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? ऑलरेडी उसकी माँ के हाथ में बुक लगी हुई थी। तो हमें करना क्या है, हमको टीम देख रही है, अगर हम कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम किसी प्लान पे नहीं जा रहे, अगर हम फॉलोअप नहीं कर रहे, अगर हम कोई मीटिंग का हिस्सेदारी नहीं ले रहे, तो हमें टीम देख रही है। ये बिजनेस एक कांच के महल जैसा है, यानी कि आपको अर्श से फर्श पे आने में टाइम नहीं लगता। बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है ये। तो ये राइट डुप्लीकेशन करना है यहाँ पे, गलत डुप्लीकेशन नहीं करना। नेक्स्ट करें मांगुरु जी। 100% यूजर, ये एक ऐसा मान लो बहुत ही चिंता का विषय नहीं बोल सकता मैं इसको, ऐसा बोल सकता हूँ बहुत ही मैनेज करने वाली चीज है। 100% यूज हम अपनी बिजनेस में हर एक चीज का कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम के बहुत सारे टूल्स रखता हो, टीम को प्रमोट करता हो और करवाता हो, है ना, और भी प्रगति सूत्र बुक को पढ़ता हो पढ़वाता हो, है ना, और बहुत सारी बुकें उनको प्रमोट करवाता हो, और अपने लोगों की आईडी को खोलकर देखता हो, अपनी को खोलकर देखता हो, और सारे लोगों का हिसाब किताब रखता हो, यानी कि जो लेखा जोखा रखता हो, उसकी इतनी बीवी कम है, उसका इतना रैंक कम है, इतना, ये पूरी सारी चीजें रखता हो, वो 100% यूजर में आता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी A to Z, यानी कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सबका यूजेबल यानी कि यूज करता हो, उन सारे प्रोडक्टों पे यानी कि बहुत तरीके से एक सोच के साथ में, एक विजन के साथ में, मतलब दौर के साथ में आता हो। यानी कि अपने पेस्ट को ले लो, जब यानी कि लोग बड़े गंजेपन से परेशान है और तो समझ ही नहीं रहे, एक बाल मतलब का है और हम उसे समझ ही नहीं रहे। तो आदमी से पूछो ना जिसके बाल झड़ रहे हैं, तो बड़ी दिमाग में आया यार क्या अजीब बात बोली माँ गुरु जी ने। तो हमें उस टॉनिक का, यानी कि वो हेयर ऑयल ही नहीं है, वो एक बहुत तरीके की टॉनिक है, हमें उसका भी यूज करवाना है। और मैं भी उस हेयर ऑयल का बहुत तरीके से यूज करता हूँ, मेरे बालों का आप देख सकते हो। और मैं भी शेप शॉप का ऐसा मान लो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो होते हैं, फेस वॉश का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। फेस वॉश ऐसा मान लो कि मेरे लिए अगर फेस वॉश नहीं है तो मुझे थोड़ा सा एनर्जेटिक थोड़ा कम फील होता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। फेस वॉश विष्णु सर तो मेरे से सोच के रहते हैं, पता नहीं योगेश जी फेस वॉश के लिए तो फेस वॉश भाई साहब मैंने बहुत यूज किए, लेकिन शेप शॉप जैसा फेस वॉश मेरे को आज तक मिला ही नहीं।
और मैंने इस चीज के लिए टीम में भी बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया और उससे मुझे बहुत कल्पनातीत परिणाम प्राप्त हुए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को फेस वॉश को दिया कि जिन लोगों के झाइयां थी भाई साहब, और झाइयां बिल्कुल भी नहीं रही उनकी, और वो लोग मेरे से फोन करके बताते हैं योगी जी एक फेस वॉश मंगवा देना। उसके बाद में एक मतलब यह कि झंडू बाम, यानी कि अपना बाम है सिप शॉप का, उसको मैं थोड़ा सा ऐसा बोलूंगा, ऐसा सोचता था मैं कि पता नहीं इससे होता क्या है, लेकिन एक बार क्या हुआ था ना, मेरे खुद पेन हुआ तो मैंने खुद निकाल के उसको लगाया, और ऐसा मतलब लगा मेरे को कि हाँ वास्तव में बहुत जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी असर करता है। और मैंने अपनी जो कि मेरी वाइफ की मदर हैं जो, उनके वो है शुगर, उनके लिए मैंने यहाँ से वो है आपका डावा केयर। डायवा केयर, सॉरी डायवा केयर को मैंने यहाँ से लगभग उनको 7 सीसी पिला चुका हूँ मैं डायवा केयर की। और शुरुआती दौर में मेरे को लगता था पता नहीं क्या, वो दवा नहीं ले रही, सच बता रहा हूँ वो दवा नहीं ले रही। और थोड़ा सा मैंने बहुत सारे लोगों के रियलाइज किया, नौनी के बहुत सारे, नौनी का तो कुछ जवाब ही नहीं, नौनी का तो उदाहरण देना ही बेकार है आज की डेट में, क्योंकि उसका तो एकदम पूरा प्रूफ हो चुका है कि पूरी तरह से 100% श्योर है, उसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से इतने सारे प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मल्टीविटामिन की बात कर लें तो वो है हमारे पास, पेन किलर ऑयल की बात कर लें तो वो है हमारे पास, यानी कि हर कोई ऑयल, हर कोई दवा, हर कोई यानी भगवत गीता, स्पिरिचुअल में आ जाओ आप, भगवत गीता हनुमान ग्रंथ है भाई साहब। अगर सुबह सुबह जो बंदा इन चीजों का स्मरण कर ले, मैं बताता हूँ उसका दिन इतना अच्छा व्यतीत होगा कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस चीज को किया है। मैं श्रीमद भगवत गीता का पाठ करता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है भगवत गीता का पाठ करने से होता क्या है, अपने अंदर जो भी गलत नेगेटिव चीजें होती हैं उनका प्रवेश नहीं होता, हमें एक बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है इन चीजों से। तो हमें ये यूज करना है और करवाना है लोगों से, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे बिजनेस में चार चांद नहीं ले सकते। हमें इस चीज पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और ऐसा हम करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट करें महागुरु जी। बी ए टीम प्लेयर, ये भी बहुत दमदार चीज है। हमें अपनी टीम का खिलाड़ी बनना है, यानी कि इस तरीके से खिलाड़ी बनना है कि अगर जैसे क्रिकेट में सचिन है ना, शेप शॉप में देख लो मागुरी जसवीर सर है, मागुरी जसवीर सर का जलवा रहता है जहां भी रहते हैं, यानी अदर कंपनियों में लोग नाम लेते हैं जसवीर सर का, मैं सच बता रहा हूँ। यानी कि मैंने एक बार थोड़ा सा सुना था, मागुरू जी बोल रहे थे कि अगर शेप शॉप में यानी कि पूरी इंडस्ट्री में रहना है तो जसवीर जसवीर कहना है यार, बड़ी मजे की बात है। यानी कि जसवीर सर का इतना बड़ा रोल मॉडल बने हुए आज की डेट में बहुत बड़े लोगों के, यानी कि यूथ का आइकन है वो। तो हमें बी ए टीम प्लेयर उन्हीं को थोड़ा फॉलो करना है। हमारे मागुरी नितिन सर हैं, उन्हीं की तरह थोड़ा सा मेरे को नजर आते हैं, क्योंकि जोश के हिसाब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो, तो थोड़ा सा उन पे भी फोकस करना है कि हमें जोश में रहना है और एक टीम का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है। क्योंकि ये खिलाड़ी बनने के लिए हमें करना क्या होता है, नो क्रॉस लाइन, कभी क्रॉस लाइन नहीं करनी होती। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपना जो भी एक्टिव अपलाइन है उसके साथ में बैठ के अपनी काउंसलिंग करवानी है, अपनी टीम की भी करवानी है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इस पर भी हमें गौर फरमाना है। आइडेंटिफिकेशन हम उस चीज का कर देते हैं, जैसे मान लो हम, मैं गया किसी के साथ में या मेरे साथ में कोई मेरे महागुरु जी गए, और हम सामने वाले कोई भी, जैसे मान लो कोई प्रधान जी हैं, हम उनके पास में गए और जाके बोला कि ये प्रधान जी हैं और इन्होंने अभी 1.5 साल हो गया इनको, बहुत अच्छी तरीके से काम को निकाल रहे हैं, और इन चीजों, यानी कि आप उस जगह पे आपने गलत आइडेंटिफिकेशन कर दिया। आपको करना किसका था, आपको अपने प्लान का करना था, अपनी सीनियर का करना था, नहीं उस जगह पे हम थोड़ा सा गलत कर जाते हैं। तो इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना है। उस जगह पे ना कोई वो है, थोड़ा सा मीडिया से या कैसे भी है, थोड़ा सा होते हैं ये चीजें, तो हम उस जगह पे ना ये वो प्रभारी हैं और ये वो हैं, तो वो क्या सुनेगा आपकी सीनियर को, नहीं सुनेगा, क्योंकि उस जगह उसको वर्चस्व मिल गया उस जगह पे उसको। तो हमें करना क्या है, इस जगह पे अपने राइट मतलब आइडेंटिफिकेशन करना है, इन चीजों को देखना है। और सिंगल माइंड अप्रोच, यानी कि हमें करना क्या है, एक घोड़ा जो होता है उसके बगल में वो लगी होती है पटकनी सी, तो उस तरीके से हमें एकदम सिंगल माइंड अप्रोच होके इस बिजनेस को करना है। एकदम ऐसा मान लो कि दमदार तरीके से एकाग्र होकर इस बिजनेस को करना है। टीवीएफ, टीवीएफ टेप बुक फंक्शन, यानी कि हमें इस बिजनेस में रीढ़ की हड्डी है ऐसा बोलते हैं। टेप, हमें इस बिजनेस को टेप के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फंक्शनों के माध्यम से, है ना, बुक के माध्यम से। ये बुक कोई भी व्यक्ति है भाई साहब, उसने अगर बुक को लिखा है, संजय जैन जी ने प्रगति सूत्र को लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो उन्होंने कुछ अपने आइडियाज दिए हैं उसमें, उसको पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? अगर आप इस बिजनेस को बहुत बड़े आयाम पे ले जाना है तो उसको पढ़ना होगा, नहीं तो नहीं ले जा सकते। अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो उस आदत को डालो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं बुक पढ़ता हूँ,
मैं ऐसी बात नहीं पढ़ता हूँ, गर्व के साथ बोल सकता हूँ, पढ़ता हूँ बुक, लेकिन पढ़ने के साथ साथ इस कदर पढ़ना होता है, जैसे मान लो मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ना होता है, आदत बना लो, आपकी 20 से 25 दिन में इतनी बड़ी आदत बन जाएगी कि आपको नींद नहीं आएगी बिना बुक पढ़े हुए। फंक्शन फंक्शन हमें अटेंड करने होते हैं, फंक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, फंक्शन से हमारे जो लोग होते हैं उनको बहुत बड़ा विजन मिलता है, बहुत बड़ा रीजन मिलता है इस बिजनेस में काम करने का। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारी अच्छी टीम होती है, बहुत सारी अच्छी इनकम होती है, बहुत सारी मतलब है कि स्किल और बहुत सारे अपने आप में कुछ औहदा होता है। नेक्स्ट मागुरु जी। बुक यानी कि अगर हम फ्रेशर हैं तो हमें कुछ सारी बुकों का यानी कि दिया जाता है, जीते हार रहो तैयार, इनकी डॉक्टर उज्जवल पाटनी की है। और इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं, मैंने पढ़ा है इस बुक को, इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ आपके अंदर जितनी भी एनर्जी बची हुई है उस वो और भी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें सवाली जवाब है ना, जोड़ो जोड़ो जीतो, कितना सच कितना झूठ, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। बुक फॉर सिल्वर एंड एबव, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए और अमीर बनिए, जीत आपकी, सफल वक्ता सफल व्यक्ति, रिच डैड पुअर डैड, मैंने मेरे पास हैं ये सारी बुकें, तो मैंने पढ़ा भी है इन बुकों को। तो ऐसे मतलब क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, हमें करना क्या होता है, 15 डे के अंदर अगर कोई नया व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ा है तो हमें एक लेवल होता है, 3 लोगों को ज्वाइन कराना होता है। थैंक्स गो डायमंड, जय हो मागुरु जी। और मैं आज का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि मागुरु जी ने इतना मतलब सौभाग्य, ऐसा मान लो मेरे को अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई अगर फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म निर्देशन मतलब बहुत अच्छे करोड़ों रुपए लगा के किसी फिल्म को रिलीज करता है और वो सिनेमा हॉल में चल जाती है, और चलने के बाद में वो फिल्म फिल्म फेयर और ऑस्कर जैसे अवार्ड में जैसे मिलता है, तो ऐसी फीलिंग मागुरु जी मेरे को हो रही है। मागुरु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जो भी अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए क्षमा करें। थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शानदार, ग्रेट, बहुत शानदार ट्रेनिंग, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग, मजा आ गया। और वाकई काबिल तारीफ ट्रेनिंग दी है योगेश जी ने। और उसमें अनुभव झलका है, जो अनुभव अपना रहता है आदमी का वो अलग ही। एट स्टेप में जो हमारे पॉइंट है वो तो एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन एक आदमी का जो अनुभव उसमें मिलता है ना, तो वो कहते हैं ना, सब्जी तो एक ही है लेकिन मसाले डालने वाला और हलवाई अलग हो जाता है। जब हलवाई और मसाले जो अलग हो जाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना। तो वही चीज अभी हम देख रहे हैं कि हम सब्जी तो एक ही खा रहे हैं, लेकिन कभी जो है भरमा बन रही है, तो कभी तली हुई बन रही है, तो कभी मसाले के साथ बन रही है, तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट, जोरदार तालियां सर के लिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, कल मैंने टास्क दिया था, कुछ याद है लोगों को? कल मैंने टास्क दिया था कि ये काम करना है, कितने लोगों को याद है? उसके लिए हैंड रेज पहले खड़ा करें, बाद में हम जो है फीलिंग लेंगे। और कितने लोगों ने किया है वो? कल मैंने टास्क दिया था 10 लोगों का, कि 10 लोगों से आपको कुछ टास्क दिया था, याद आ रहा है किसी को? टास्क याद है? चलो, किया कि नहीं किया, याद भी है? इसको याद है वो बताए। विजय वीर जी ने शायद हाथ खड़ा किया, इनको याद है। बोलो सर, विजय वीर जी। संजू जी, आपको याद है, आप बोलो। गुरुदेव की जय हो। जय हो। गुरुदेव, कल का टास्क था कि हमें ऐसे नए 10 लोगों से मिलना है जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर किसी का सामान मतलब साबुन की जरूरत है या पेस्ट की जरूरत है, किसी के दांतों में दर्द है या जॉइंट में दर्द है, तो लिस्ट मैं ऐसे बनाने की 10 बात लोग। करी थी मैंने, मिलने की बात नहीं करी। क्या गुरुदेव? लिस्ट बनाने की बात करी थी, लिस्ट बनानी है। जी गुरुदेव, हाँ, उन लोगों की मतलब लिस्ट बना के किसको क्या क्या जरूरत है अपने रिलेशन में, आस पड़ोस में, उनकी लिस्ट बना के उनको फिर बाद में फिर वो देना है गुरुदेव। पहले लिस्ट बनाने की बात थी गुरुदेव। तो लिस्ट तो बनाओ पहले, मतलब क्या है ना, हम सीधे सीधे मैदान में मतलब खिलाड़ी चुनाने से पहले कूद पड़े, तो वो वाली बात हो गई ना। दूसरा तो टास्क, मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा बताओ। दूसरा ये था गुरुदेव, सबसे ज्यादा लिस्ट में मतलब कौन लोग ज्यादा लिस्ट बनाएगा उसके लिए यहाँ पे वो किया जाएगा। हाँ, तो कितने लोगों ने किया है वो पार्ट? किसी ने किया है? अगर नहीं किया तो कल फिर इसी बात को दोबारा से पूछूंगा, क्योंकि आपको पता है ना, मैं तो बहुत ऐसा आदमी हूँ, किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो जब तक मैं कर नहीं लेता तो मुझे चैन नहीं आता मुझे ऊपर। ये मेरे अंदर परमात्मा ने एक मतलब जो ऐसी क्वालिटी दी है कि कोई चीज अगर दिमाग में चढ़ गई और वो करनी है, तो मैं जब तक कर नहीं लेता तो चैन से बैठता नहीं हूँ। तो मैं कल फिर दोबारा से आपको टास्क दे रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया है, आप मत करो, मैं आप मतलब करोगे नहीं, मैं कहते कहते नहीं थकूंगा, है ना। तो बहुत बढ़िया। और कल जितने भी लोग हैं, मैं आपको बहुत पोलाइटली ये बात बोल रहा हूँ, आप एक बार मेरी जो बातें हैं उनको करके इम्प्लीमेंट तो करके दिखाओ। आपको कुछ नहीं करना, जो कह रहा हूँ वो करना है। अभी लिस्ट बनाने में किसी को प्लान दिखाना पड़ रहा है क्या? किसी को प्रोडक्ट देना पड़ रहा है क्या?
आपको खुद से काम करवाने की बोल रहा हूँ कि ये काम करना है, आपको लोगों से मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ। और जब तक आप अपने आप पे विजय हासिल नहीं करोगे ना, दुनिया पे विजय हासिल नहीं कर सकते। दुनिया पे विजय हासिल करने से पहले आदमी को अपने ऊपर विजय हासिल करनी पड़ती है, तब वो जाके दुनिया उसे स्वीकार करती है। जब हम ही खुद ही हम नहीं अगर स्वीकार करेंगे अपने आप को उस तरीके से, तो कैसे होगा। तो जितने भी लोग हैं, सभी लोग आज बैठ करके ऐसे लोगों के नाम लिखें जिनको आप अपने रिश्तेदारी में, आस में, पड़ोस में, है ना, जहां पे भी आपको दिमाग जाता है, 1 घंटे में। देखो बहुत बढ़िया, जोड़ा तालियां विजय वीर जी के लिए। ये बात मैंने आपको अनम्यूट तो किया था, आप बोले नहीं, बोलिए सर। और मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, जोड़ा तालियां बजाओ इनके लिए, विजय वीर जी के लिए, क्योंकि करने वाले के लिए तो तालियां बजनी चाहिए भाई। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। बजाओ तालियां, जोड़ा तालियां से। मैंने अनम्यूट कर दिया अभी सभी को। नहीं करा है। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, बोलिए सर, बोलिए। आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। थैंक यू महागुरुदेव, जो आपने इतना बढ़िया सेशन चलाया है। इस तरह से रटवा देंगे जैसे पहले कायदा की किताब आती थी, शुरू में हम पढ़ते थे जी, तो एक तरह से रट लिया जाता था। आज भी छोटा बड़ा सब याद है, ABCD सब याद है। इसी तरह से मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है और सिस्टम की जितने भी आपके वो है, सब एकदम रटवा देंगे। आप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूजबानी ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह से बस आशीर्वाद बना रहे। बहुत बढ़िया काम चल रहा है और इससे भी अच्छा चलेगा गुरुदेव। यहाँ कानपुर में है, क्लोजिंग शुरू हो गई है कल से, आज बहुत भी बढ़िया। क्लोजिंग स्टार्ट होगी। कितने लोगों की लिस्ट बनाई है आपने? मैंने बनाई है गुरुदेव, अभी 17 लोगों की बनी है। अच्छा, कैसे आपके दिमाग में कैसे आई ये बात कि 17 लोगों की मुझे लिस्ट बनानी है? ये बताओ, इतने लोग जो है यहाँ करीब 82 लोग हैं, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, आपके दिमाग में क्यों आई? और मैं फिर आपके ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा बढ़िया वाली। जी गुरुदेव, आपने जब बोला था कल तो मेरे दिमाग में आई थी कि सेल्फ की जो लिस्ट है उसमें से ऐसे बंदे छांटो जो कि मतलब आ सकते हैं आपके साथ, कुछ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कुछ बिजनेस में साथ आ सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ एकदम बनानी चाहिए मुझे। और बस बात समर्पण की है, गुरुदेव ने आपने बोला और मैंने आप सुना, और ये 17 की जो लिस्ट है इसको आगे और बढ़ाऊंगा गुरुदेव। बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको एक लाइव एक कहानी हम लोग बहुत सुनते हैं, उस कहानी का मैं लाइव यहाँ पे आपको एग्जाम्पल सेट करा रहा हूँ। एक बार क्या था कि एक बार आकाश में से आकाशवाणी हुई थी और एक पेड़ में बहुत सारे बंदर बंदरिया बैठे हुए थे। बहुत सारे बंदर बंदरियाओं ने आकाशवाणी सुनी कि जो भी बंदा जो है उसके पेड़ के नीचे एक तालाब था, तो उस तालाब में कूदेगा तो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। तो सारे बंदर बंदरियाओं ने जो है आकाशवाणी सुनी, लेकिन पता नहीं क्या सोच के उनको दिमाग में नहीं आई कूदने की, लेकिन एक बंदर को समझ में आ गई और उस बंदर ने छलांग लगा दी तालाब में। और तालाब में अगर छलांग लगा दी तो राजकुमार बन गया। और ये कहानी का लाइव एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ 100 लोगों को ये बात बोली गई थी कि भाई तालाब में कूदना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनवानी है, लेकिन पता नहीं क्या सोच के आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, लेकिन एक बंदर को समझ में आ गया और आज का राजकुमार वो बन गया और उसके लिए तालियां बज रही हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं बैठ के। ये है एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिला है। बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी 4-5 लोगों से हम फीलिंग लेंगे। आज की ट्रेनिंग की बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रही है, तो अपना हाथ खड़ा करें। एक सेकंड बोलना चाहेंगे जी, जब मुझे प्लान दिखाया गया था तो राम सिंह महागुरुदेव ने यही कहानी सुनाई थी मुझे, और जी। इसी कहानी पे मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। क्या बात है, तभी आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। देखो आज के बंदर तो आप ही हो। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। जय राजकुमार जो जंप लगा रहा है, कल देखते हैं कल कौन सा बंदर निकल के आता है, कौन सी बंदरिया निकल के आती है जो जंप लगाने के लिए तैयार रही। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या एग्जाम्पल सेट हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे रेशियो भी काम करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी बातों में दम नहीं लग रहा भाई, मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने 100 लोगों से बोला और एक आदमी ने किया। इसका मतलब मेरा रेशियो है 100 में से 1 का। अब मुझे अपना रेशियो करना है 100 में से 100 का। अब मैं कल देखता हूँ कल मेरा रेशियो कितना काम करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, सभी लोगों को अपने ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आपके आस में हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, अगल में हो सकते हैं, बगल में हो सकते हैं, जिनके पास सामान जा सकता है, जिनके पास में आपको लगता है कि अगर आपने उनको कभी अपनी लिस्ट में डाला ही नहीं था प्लान दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए डाल सकते हैं। और वो लिस्ट बनाए सारे लोग, और कल फिर से हम यही चीजें करेंगे कि जिसकी लिस्ट बढ़िया सबसे बड़ी बनेगी उसके लिए जोड़ा तालियां होंगी। और आज की बाजी विजयवीर सिंह प्रधान जी ने मार ली है,
वो विजयी बन गए हैं। अब मैं देखता हूँ मेरा कल का रेशियो कितना निकल के आता है। यहाँ 79 में से कितने लोग बनाते हैं ये मैं देखता हूँ। मैं नाम बोल देता हूँ पहले, जिससे कि उनको पता रहे कि मैंने बोला था नाम। ड्रीम स्टार ड्राइवर, गंगाराम बघेल जी, हेमा श्रीवास्तव जी, जयप्रकाश दुबे जी, जयहिंद यादव जी, जयपाल सिंह जी, काशी नरेश, किरण, कृष्ण शर्मा, कृष्णा सिंह, लाखन सिंह, महेश दीक्षित जी, माखन सिंह जी, मनीष जी, मिस्टर मनोज शर्मा, मिस्टर महेंद्र सिंह जी, मीना राउत जी, और उसके बाद मुकेश सोनी जी, मुनेन्द्र कुमार जी, और मुनेन्द्र कुमार जी के बाद में अरे नाम चेंज हो गई तो मानू जायसवाल जी, और कौशलेन जी, विजयवीर सिंह प्रधान जी, ऐदल चौधरी जी, सुनीता शर्मा जी, योगेश कुमार जी, अभय सक्सेना जी, अजय कुमार यादव जी, अमित शर्मा जी, अंकित राणा जी, अनूप कुमार जी। तो इतने सारे लोगों के मैंने नाम बोले, बाकी का बहुत नाम है इसमें, करीब करीब 80 नाम है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जिन्होंने अपने अपने नाम अपने आप पढ़ लो आप सभी कि मेरा नाम भी है इसमें, है कि नहीं, तो टाइम बच जाएगा उससे। चलिए बहुत बढ़िया मौका देते हैं अभी मानू जायसवाल जी को बोलने का। बहुत बढ़िया, ग्रेट। गुरुदेव राधे राधे, जय हो गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही।